हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक इक्विटेबल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड। सो इतना बड़ा सा नाम है इस टॉपिक का, तो पहले टॉपिक को समझ लेते हैं कि है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्विटेबल यूज़। इक्विटेबल वर्ड बना है हमारा इक्विटी वर्ड से, और अब तक आप सबको इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस तो आई थिंक समझ आ ही गया होगा। इक्वालिटी मीन्स रिसोर्सेज को इक्वली बांट देना अमंग, जैसे दो लोग हैं आपके सामने, एक पुअर है जिसने पूरा दिन से कुछ नहीं खाया और एक है जिसने ब्रेकफास्ट किया हुआ है। नाउ रात में अगर आपके पास दो रोटी है और आप एक एक रोटी दोनों में बांट दे, ये क्या होगी? ये होगी इक्वालिटी की दोनों लोगों को आपने इक्वल अमाउंट में चीज बांट दी, रिसोर्स बांट दिया। पर हमको ये पता है कि एक ने सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया तो उसे कम भूख लगी है और एक ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो अगर हम जिसने सुबह से कुछ नहीं खाया उसको 1.5 रोटी दे दे और दूसरे को 1 दे दे, तो वो होगी इक्विटी। दैट मीन्स जिसको ज़रूरत है उसको रिसोर्सेज उस हिसाब से देना, उसको ज़्यादा रिसोर्सेज देना बिकॉज उसको ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की, रादर देन इक्वली बांट देना। और हम क्या पढ़ रहे हैं? इक्विटेबल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मीन्स जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, वाटर है, सॉइल है, रिसोर्सेज ये हो जाते हैं फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड। सस्टेनेबल मतलब कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को ध्यान में रखकर चीजें करना। फ्यूचर नीड कंसिडरेशन, फ्यूचर की नीड्स को कंसिडर करना। लाइवलीहुड क्या होता है? लाइवलीहुड इज द वे ऑफ अर्निंग मनी सो दैट वी कैन फुलफिल आवर नीड्स। तो अगर हम पूरे टॉपिक को देखें, इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को हम एक इक्विटेबल वे में यूज करें, उसको ऐसे हम डिवाइड करें कि जिसको ज़रूरत है उसको उतनी ही अमाउंट मिले, ताकि उससे क्या हो? सस्टेनेबल लाइवलीहुड हो। सस्टेनेबल मतलब फ्यूचर की नीड्स को कंसिडर करते हुए हम ऐसे वेज ऑफ अर्निंग बनाए जिससे कि जो नीड है हमारी वो फुलफिल हो सके, फ्यूचर जनरेशन की भी। तो इस टॉपिक में हम ये देखते हैं कि कैसे हम रिसोर्सेज, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको इक्विटेबल वे में यूज करें ताकि जो लाइवलीहुड अर्निंग के जो मेथड्स हैं वो सस्टेनेबल रहे, कि ऐसे ना हो कि हम अभी सब कुछ यूज़ कर डालें और फ्यूचर के लिए कुछ बचे ही ना। हम एक्सप्लॉइट ना कर दें रिसोर्सेज को कि फ्यूचर जनरेशन के पास कुछ वे ऑफ मेथड ही ना बचे अर्निंग का और उनकी जो डेली लाइफ की नीड्स है वो फुलफिल ही ना हो पाए। सो इस टॉपिक में हम यही देखने वाले हैं। सो यहाँ पर आप एक फ़ोटो देख सकते हैं। इस फोटो से ये देख के पता चल रहा है कि अर्थ का कुछ पार्ट आपका या मेरा नहीं है, अर्थ हम सबकी है और हम सब इसके रिसोर्सेस मिलकर यूज़ करें। सो अभी हम देख लेते हैं कि कॉजेस क्या होते हैं इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के, कि क्यों ऐसा है कि कुछ कंट्रीज़ को तो बहुत सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं और कुछ कुछ को नहीं मिल रहे। तो फर्स्ट इज इनइक्वालिटी इन फिजिकल लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेचर ने क्या किया है कि इक्वली सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। कुछ कंट्रीज़ हमारी हैं जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में ऑयल मिलता है, कुछ है जहाँ ऑयल है ही नहीं। कुछ ऐसा कंट्रीज़ है जिसका जो सॉइल है बहुत फर्टाइल है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं कि उनके पास फर्टाइल सॉइल है ही नहीं, वो कुछ ग्रो ही नहीं कर पा रहे। राइट, तो ये क्या है? नेचर ने ही कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। इस वजह से हमारे क्या हो रहा है? इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हो रखा है। फिर नेक्स्ट है इनइक्वालिटी इन एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। नाउ कंट्री का लैंड एरिया और उस पर पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है। लैंड एरिया छोटा है और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्या हो रहा है? उसमें हमारे रिसोर्सेज जल्दी यूज़अप हो जाएंगे। और इसका ऑपोजिट है, लैंड एरिया ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है तो बहुत लंबे टाइम तक रिसोर्सेज चलेंगे। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन रहता है। देन थर्ड इज इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस नेशन एंड विद इन नेशंस। तो अलग अलग कंट्रीज, आपको पता है कुछ कंट्रीज होती है बहुत ज़्यादा रिच, कुछ होती है पुअर कंट्रीज। लाइक बहुत ज़्यादा रिच में हमारे आ जाते हैं यूनाइटेड किंगडम्स, यूएसए। थोड़ा सा जिसकी इकोनॉमी डाउन है वो कंट्रीज हो सकती है, लाइक श्रीलंका हो सकती है, बांग्लादेश हो सकती है। राइट, ये अलग अलग कंट्रीज़ हैं, इनमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप ये वाला फोटो देखें तो ये है वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की, कैसे वर्ल्ड में अलग अलग एरियाज़ में पॉपुलेशन है। तो इसमें आप जो रेड वाला एरिया देख रहे हैं ये वो है जिनमें कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा लोग रहते हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी
बहुत ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इंडिया कैसे टॉप कर रहा है इधर। आपको पता है अब तो नंबर 1 कंट्री बन गई है पॉपुलेशन डेंसिटी में हमारी इंडिया, विच इज़ नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। फिर आप ये वाली फोटो अगर देखें तो ये है मेजर ऑयल एंड गैस रीजन। तो ये जो रेड वाले एरियाज देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, यहाँ पे ऑयल अवेलेबिलिटी है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कुछ कुछ एरिया में ही हमारा ऑयल हमको मिलता है। तो ये भी एक रीज़न हो गया इनइक्वालिटी का। फिर नेचर, तो ये क्या एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर अगर आप ये वाली फोटो देखें तो ये है रीजनल इनइक्वालिटीज अक्रॉस कंट्रीज, किस टर्म में, इनकम के टर्म्स में। तो ये कंट्रीज लाइक यूके, फ्रांस, स्वीडन, यूएस, ये सारी क्या हमारी रिच कंट्रीज हो गई। वेयर एज कंट्रीज लाइक इंडिया, आयरलैंड, ब्राज़ील, ये क्या हमारी थोड़ी पुअर कंट्रीज हो गई। तो ये कुछ रीजंस थे कि किस वजह से इनइक्वालिटी हो जाती है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। नाउ हम देखते हैं कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम ऑन इंडिविजुअल लेवल कैसे सस्टेनेबल लाइवलीहुड अटेन कर सकते हैं। फर्स्ट इज, इंस्टेड ऑफ कवरिंग फॉरेस्ट लैंड टू एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट लैंड जो हमारे पास प्रेजेंट है उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर देना ताकि हम ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन कर सके। उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग लैंड जो हमारे पास अभी ऑलरेडी अवेलेबल है, लैंड फॉरेस्ट वाली नहीं, एग्रीकल्चर वाली ही, उसी पे हम मल्टीपल क्रॉपिंग करें, अलग अलग क्रॉप्स को यूज़ करें, डाइवर्स क्रॉप्स को, अलग अलग वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो करें हम। इंस्टेड यूज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। सो फॉरेस्ट को बेवजह काटने से अच्छा जो अभी हमारे पास लैंड अवेलेबल है उसी पर हम अलग अलग क्रॉप्स उगाएं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन करें। पहले कोई एक टाइप की क्रॉप उगाएं, फिर उसी जगह पर उसको हार्वेस्ट करने के बाद दूसरी टाइप की क्रॉप वहाँ पे सो करें। ऐसे चलेगा तो क्या होगा, वहाँ के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिप्लेनिश नहीं होंगे, बिकॉज एक टाइप की सॉइल को, एक टाइप की क्रॉप को कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते होंगे, दूसरी सॉइल को वो वाला उतना नहीं चाहिए। तो जब पहले वाली ग्रो किया तब उसने यूज़ कर लिया, अगर हम उसी को बार बार यूज़ करते रहेंगे, सेम क्रॉप वही ग्रो करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, वो वाला पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट तो खत्म ही हो जाएगा सॉइल से। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप को ग्रो करिए। Then next is avoid using vehicles for transportation for small distances. थोड़ी ही दूर अगर आपको जाना है कुछ लेने या कुछ काम से, तो व्हीकल्स ना यूज़ करें, स्कूटीज़ ना निकाल ले, अपनी कार्स ना निकाल ले। अगर ज़्यादा ही पास है तो वॉक कर लीजिएगा, थोड़ा दूर है तो बाइसिकल का यूज़ कर लीजिए, इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी और नेचर के लिए भी फ़ायदा होगा और नेचुरल रिसोर्सेज भी कम यूज़ होंगे, और कम यूज़ होंगे तो वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे रहेंगे। नेक्स्ट इज मिनिमाइज द इवेपोरेशन लॉसेस ड्यूरिंग द इरिगेशन ऑफ द क्रॉप्स। द प्लांट्स इन द लॉन्स शुड बी वाटर्ड इन द इवनिंग। सो अगर आप नून के टाइम पर इरिगेट करेंगे, पानी देंगे अपने प्लांट्स को, तो उससे क्या होगा, एकदम इवेपोरेशन हो जाएगी, वो इवेपोरेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हीट फ्रॉम द सन। तो इससे क्या बेटर रहेगा, आप इवनिंग के टाइम में अपने प्लांट्स को वाटर करें सो दैट मैक्सिमम वाटर प्लांट एब्जॉर्ब कर ले सॉइल से रूट्स के थ्रू, ना कि हमारा वाटर रिसोर्स वेस्ट हो जाए इवेपोरेट होके। देन फोर्थ इज मेक जुडिशियल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड केमिकल प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो आप फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, केमिकल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसको जुडिशियली यूज़ करिए, एक जस्ट वे में यूज़ करिए, एक्सप्लॉइट ना करिए उन रिसोर्सेज को। और अगर हो सके कि अगर फर्टिलाइजर्स को आप मैन्योर से रिप्लेस कर सके तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इससे कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है, जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो आप सबको पता है कि हमारे प्लांट्स के लिए, हमारे सॉइल के लिए, हमारे वाटर के लिए कितने हार्मफुल है। तो अगर आप इनका कम यूज़ करेंगे तो इवेंचुअली जो हमारे सॉइल रिसोर्स है और जो वाटर रिसोर्स है वो पॉल्यूट नहीं होगा तो वो फ्यूचर के लिए बचा रहेगा। नेक्स्ट इज यूज़ ऑर्गेनिक मैन्योर और कंपोस्ट टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। वही बात है कि फर्टिलाइजर्स वगैरह ना यूज़ करके अगर हम ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करें तो वो नेचर के लिए हार्मफुल नहीं होंगी। सिक्स्थ इज कंट्रोल फ्लो ऑफ इरिगेशन वाटर टू रिड्यूस इरोजन ऑफ सॉइल। जब आप प्लांट्स को पानी दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि भर भर के बाल्टियाँ उड़ेल दी फील्ड के अंदर, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना रिक्वायरमेंट हो उतना ही दे। वाटर को स्प्रिंकलर या फिर ड्रॉप इरिगेशन मेथड के थ्रू इरिगेट करिए अपनी फील्ड्स को। Then next is provide vegetation cover by growing ornamental plant, herbs, trees in your garden. तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा empty space है तो आप उसमें गार्डनिंग करिए। छोटी छोटी चीज़ें लाइक टोमेटो प्लांट, चिली प्लांट अपने घर पर ही उगाइए। इससे क्या होगा, ग्रीनरी मेंटेन रहेगी, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा एंड ऑल्सो कूलर रहेगा एनवायरनमेंट। प्लस आप फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड वाली
वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स नहीं खा रहे होंगे। नेक्स्ट इज़ अवॉइड बर्निंग द क्रॉप रेजिड्यूज। बहुत बार क्या होता है लाइक स्लैश एंड बर्न फार्मिंग में ही क्या हो रहा है, हमारा जो एग्रीकल्चरल एरिया होता है उसको पूरा जला दिया जाता है। उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में एमिट आउट हो रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। तो अवॉइड करें कि ऐसा ना करें, बर्न ना करें क्रॉप रेजिड्यूज को। 9th इज इंश्योर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन फॉर मिनिमाइजिंग द लॉस। बहुत बार कीड़े लग जाने से, इंसेक्ट्स लग जाने से या फिर रोडेंट्स की वजह से जो इतनी मेहनत करके फार्मर्स क्रॉप को ग्रो करते हैं, उसको हार्वेस्टिंग करते हैं, वो वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए एक प्रॉपर स्टोरेज एरिया होना चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज टैंक्स होने चाहिए जहाँ पे फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाए। 9th इज टर्न ऑफ लाइट्स एंड फैंस। ये सबको पता है कि एनर्जी रिसोर्सेज को बचाने के लिए हमको लाइट्स एंड फैन और जो भी अदर अप्लायंसेज हैं उसको बंद करना चाहिए अगर यूज़ में नहीं आ रहे हैं तो। स्विच ऑफ टू एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स एंड लाइट्स लाइक एलईडीज, लाइट एमिटिंग डायोड्स आजकल बहुत ज़्यादा कम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं और अच्छे खासी लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज यूज़ करिए, स्टार रेटिंग वाले अप्लायंसेज यूज़ करिए। 12th is cooking in pressure cooker also saves a lot of energy। प्रेशर कुकर में बंद रहता है हमारा फूड, जो स्टीम निकल रही होती है, स्टीम बन रही होती है, उससे दोबारा से कुकिंग होती है, उसमें जल्दी हमारा खाना कुक हो जाता है। तो प्रेशर कुकर का यूज़ करिए रादर देन ओपन वेसल का यूज़ करें जिसमें स्टीम जो है एनवायरनमेंट में डिसिपेट हो जाती है। देन यूज़ अ लिड टू कवर। अगर आप एक कढ़ाई में खाना बना रहे हैं तो उसको ढक कर बनाएंगे तो बेटर रहेगा, जल्दी से हमारा खाना कुक हो जाएगा और एनर्जी भी बचेगी, गैस बचेगी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बचेगी। 14th इज इम्प्रूव वाटर एफिशिएंसी बाय यूजिंग ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ वाटर इन वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में, डिश वॉशर में या कोई भी जगह पर जो आप वाटर यूज़ कर रहे हैं वो उतना ही यूज़ करें जितनी आपकी ज़रूरत है। जैसे आप ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश करते टाइम ज़रा टैप बंद कर दीजिए बिकॉज अभी उस रनिंग वाटर की कोई ज़रूरत नहीं है। 15th इज चेक फॉर वाटर लीक्स। पाइप्स में कोई लीक ना हो रहा हो, टॉयलेट में वाटर लीक ना हो रहा हो, अगर हो रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करा दीजिए। डोंट कीप वाटर टैप्स रनिंग वाइल यू आर नॉट यूजिंग दैम। ये वही बात होगी जो मैंने अभी बताई। 16th इज ट्राई कार पूलिंग। तो कार पूलिंग क्या होता है, एक मेथड ऑफ शेयरिंग होता है, जैसे आपने ओला उबर में देखा होगा कि अगर आप सेम कोई एक डेस्टिनेशन पर 4-5 लोग जाना चाह रहे हैं तो आप एक साथ में एक ही कार में बैठकर उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाइए रादर देन 5 अलग अलग व्हीकल्स लेकर सेम जगह पहुंचना। देन नेक्स्ट इज डू नॉट ड्रेन वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग। जो भी आपके जैसे मान लीजिए कपड़े धोने से या फिर आपके शावर के बाद जो पानी निकला उसको आप ट्रीट कर सकते हैं और फिर उसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं किस किस चीज़ों में, अपना घर धोने के लिए, लॉन धोने के लिए या फिर गार्डनिंग में प्लांट्स को वाटर करने में उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, रिसाइकलिंग या फिर रीयूज़ कर रहे हैं हम उस वाटर को। The next is try to harvest energy from natural resources to obtain heat। For example, अगर आपको कपड़े सुखाने हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप ड्रायर का यूज़ करिए। अगर बाहर एक बहुत अच्छा खासा सन निकला हो, इट्स सनी डे, सो यू कैन गो हैंग योर क्लोथ्स आउटसाइड। बाहर अपने कपड़े आप सुखा सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग वॉशिंग मशीन, जो कि आप उसको ऑन करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाएगी। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन रही है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके बन रही है। द नेक्स्ट इज मेक ग्रीनर परचेसेस। ऐसी चीज़ें खरीदें जो कि इको फ्रेंडली हो। इको फ्रेंडली होगी तो नेचर को हार्म नहीं पहुंचेगा, नेचर को हार्म नहीं पहुंचेगा तो जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा टाइम तक हेल्दी रहेगा और फ्यूचर जनरेशन की भी नीड्स जो है वो फुलफिल हो जाएंगी। सो यही थे कुछ पॉइंट्स। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई। इफ़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।